हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एस टी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग सिविक्स का 38वां पार्ट देखेंगे जो रिवीजन क्लास का है। जैसी प्रवक्ता परीक्षा, टीजीटी, पीजीटी, जीडीसी, एलटी गेट सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके पहले का पार्ट आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से सारे प्रैक्टिस सेट को तैयार किया जा रहा है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्र राष्ट्रीयता योगित राज्य है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है गिलक्रास्ट का। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गिलक्रास्ट के शब्दों में जो है राज्य और कुछ मिलकर राष्ट्र बनता है। राज्य में जब जनता की एकता का भाव राष्ट्रीयता होता है तो वह मिलकर राष्ट्र बनता है, ये कहा था गिलक्रास्ट ने। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, यह कथन किसका है? तो ये प्लेटो का है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, प्लेटो का विश्वास है कि जो गुण और विशेषताएं अल्प मात्रा में व्यक्ति में पाई जाती हैं वे ही विशाल रूप में राज्य में पाई जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, राज्य परिवारों तथा गांवों का समुदाय है जिसका उद्देश्य एक पूर्ण तथा आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है, यह कथन किससे संबंधित है? तो ये अरस्तु से है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अरस्तु के अनुसार जो है राज्य का विकास परिणाम है और इस विकास का क्रम जो है परिवार से आरंभ हुआ है। प्रजनन एवं अल्प भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परिवार तथा आर्थिक समस्याओं की पूर्ति के लिए एवं रक्त संबंध के पारस्परिक प्रेम के कारण जो है ग्राम का निर्माण होता है। तो ये कहा था अरस्तु ने, तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित विद्वानों में से किसने इस बात पर बल दिया कि राज्य के तत्वों में राजनीतिक आज्ञा पालन के लिए लोगों की सामान्य सहमति पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए? तो ये W बिलोबी। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। लोक प्रशासन के विद्वान थे W बिलोबी। ठीक है, और इनकी एक पुस्तक थी द नेचर ऑफ स्टेट। उसमें उन्होंने कहा था कि राज्य के 4 तत्वों के अतिरिक्त जो है एक अन्य तत्व पर भी जो है बल दिया है। राजनीतिक आज्ञा पालन के लिए जो है लोगों को सामान्य सहमति। ठीक है, तो इसके अतिरिक्त इन्होंने बताया था 4 तत्व के अतिरिक्त राजनीतिक आज्ञा पालन के लिए लोगों की सहमति, तो ये भी दिया था W बिलोबी ने। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन है, लाक के सामाजिक समझौते के अंतर्गत लोग छोड़ते हैं, तो क्या छोड़ते हैं? प्राकृतिक कानूनों की व्याख्या तथा उन्हें क्रियान्वित करने का अधिकार, इसको जो है वो छोड़ देते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। लाक के अनुसार जो है सामाजिक समझौते द्वारा सभी व्यक्ति अपने उन अधिकारों का परित्याग कर राजनीतिक समुदाय के सुपुर्द कर देते हैं, जिसके चलते जो है प्राकृतिक अवस्था में असुविधा होती है। और दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो सभी व्यक्ति जो है प्राकृतिक कानून की व्याख्या, उसके क्रियान्वयन एवं उसके भंग करने वाले को दंड देने के अपने अधिकारों को समुदाय के समक्ष सौंप देते हैं, और इन अधिकारों के अतिरिक्त जो है शेष सभी अधिकार, जीवन, स्वतंत्रता एवं संपत्ति के अधिकार सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 6वां नंबर क्वेश्चन है, रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा है, तो रूसो के अनुसार जो सामान्य इच्छा है वो आदर्श इच्छा का योग है। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। जब कोई व्यक्ति अपने व्यक्तिक हित को सामान्य हित के स्वाभाविक अंश के रूप में देखता है तो वह तात्विक इच्छा को जो है व्यक्त करता है। यही तात्विक इच्छा समुदाय के सब सदस्यों को चिंतन और भावना के एक ही स्तर पर जो है लाकर सामान्य इच्छा के निर्माण का जो है रास्ता तैयार करती है। अतः सामान्य इच्छा जो है समुदाय के सभी सदस्यों की तात्विक इच्छा का सामान्य आधार प्रस्तुत करती है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन है, मैकियावेली की प्रिंस वह प्रथम महान रचना है जिसने मध्ययुगीन राजनीतिक चिंतन की परंपरा से नाता तोड़ दिया, यह टिप्पणी किसने की थी? तो ये डनिंग महोदय ने किया था। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैक्सी ने जो है मैकियावेली को सबसे पहला आधुनिक चिंतन कहकर पुकारा था। ठीक है, डनिंग कहा था कि प्रिंस सबसे पहली रचना है जिसमें मध्ययुगीन चिंतन प्रणाली का परित्याग किया गया है। ठीक है, तो दोनों पॉइंट को याद रखिएगा। मैक्सी का भी पूछा जाता है। मैक्सी ने कहा था मैकियावेली के बारे में कि मैकियावेली सबसे पहला आधुनिक चिंतन कहकर उसको पुकारा था, और डनिंग कहा था कि प्रिंस उसकी पहली रचना है जिसने मध्ययुगीन चिंतन प्रणाली का जो है परित्याग कर दिया है।
ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन है, हाब्स के बारे में किसने यह लिखा है? हाब्स का सामाजिक समझौता प्रजाजनों के बीच होता है, इसमें संप्रभु भागीदार नहीं है। तो ये इवेस्टीन ने कहा था, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इवेस्टीन ने कहा था कि हाब्स का सामाजिक समझौता प्रजाजनों के बीच हुआ है और संप्रभु समझौते का भागीदार नहीं है, वह तो उसकी जो है संपत्ति है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक सरकार के विषय में चर्चा करता है? तो जॉन लॉक ने जो है संवैधानिक सरकार के विषय में चर्चा किया था। लॉक कहा था कि एक राज्य एक संवैधानिक राज्य है। इसका अर्थ यह है कि राज्य कानून के द्वारा अनुशासित, अनुप्राणित और संचालित होता है। लॉक की यह भी मान्यता थी कि जहाँ मनुष्य अनिश्चित, अज्ञात एवं स्वेच्छाचारी इच्छा के अधीन रहते हैं, वहाँ उन्हें राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो सकती। वह किसी भी परिस्थिति में जो है कानून की सत्ता को तिलांजलि नहीं देना चाहता है। वह संवैधानिक राज्य का एक प्रबल प्रवक्ता है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यह मत किसका है कि संप्रभुता एक अखंड वस्तु है, उसे विभाजित करना, उसे विनिष्ट कर देना है? तो ये कहा था कैल्हन ने। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कैल्हन के द्वारा ये कहा गया था, राज्य की सार्वभौम शक्ति को विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है, और उन्होंने कहा था कि संप्रभुता एक समग्र वस्तु है, इसे विभाजित करना, इसे नष्ट करना है। ठीक है, और राज्य में वह सर्वोच्च शक्ति है और शायद हम अर्धवृत्त या कहा जाए तो अर्ध त्रिकोण की तरह जो है अर्ध प्रभुसत्ता की बात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कैल्हन के द्वारा विचार प्रस्तुत किया गया था। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? तो जॉन ऑस्टिन है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा आपका। ठीक है, राज्य एकमात्र ऐसी संस्था है जो समाज के लिए कानून बनाती है और मनुष्यों के हित को कहीं एक से होते हैं, कहीं एक दूसरे के विरोधी होते हैं, परंतु राज्य की छत्रछाया में वे मिलजुल कर और विवेक पूर्वक जी सकते हैं। इस स्थिति का स्वाभाविक परिणाम यह है कि कानून की दृष्टि से राज्य की सत्ता अनन्य, सर्वोच्च और जो है असीम है, और इस सिद्धांत को जो है प्रभुसत्ता का एकलवादी सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, तो ये जॉन ऑस्टिन ने अपना विचार प्रस्तुत किया था। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित विचार किसने व्यक्त किए? यह राज्य नहीं है जो विधि का सृजन करता है, वरन यह विधि है जो राज्य का सृजन करती है। ये कोटेशन किसका है? तो ये डुगवी का है। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। डुगवी के कहता है कि विधि राजनीतिक संगठन से स्वतंत्र, उससे श्रेष्ठ और पूर्वकालिक होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और इसी के बारे में क्रैब ने भी एक कोटेशन दिया था। ठीक है, क्रैब ने कहा था कि राज्य विधि का नहीं वरन विधि राज्य का निर्माण करती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा है? यह राज्य नहीं जो विधि का सृजन करता है, वरन यह विधि है जो राज्य का सृजन करती है। ठीक है, तो ये क्रैब महोदय का कथन था। ठीक है, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। और जो डुगवी ने कहा था, डुगवी ने कहा था कि विधि राजनीतिक संगठन से स्वतंत्र, उससे श्रेष्ठ और जो है पूर्वकालिक होती है। ठीक है, राज्य को उन्होंने पूर्वकालिक बताया था। और क्रैब ने जो है कहा था कि राज्य विधि का नहीं, मतलब कानून का नहीं, बल्कि जो है विधि जो है राज्य का निर्माण करती है, कानून जो है वो राज्य का निर्माण करती है। तो ये क्रैब के द्वारा कहा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, राजनीति शास्त्र को इससे बहुत लाभ होगा यदि संप्रभुता के सिद्धांत को तिलांजलि दे दी जाए। उपरोक्त कथन किस एक विचारक के विचार को दर्शाता है? तो लास्की के विचार को दर्शाता है। ठीक है, लास्की कहता है कि यदि प्रभुसत्ता संबंधी संपूर्ण विचार का त्याग कर दिया जाए तो यह राजनीति शास्त्र के लिए अस्थायी लाभ होगा। ठीक है, तो एक विचार था आपका लास्की का, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और बारकर भी इसके बारे में कुछ कहा था। ठीक है, तो बारकर ने कहा था कि प्रभुसत्ता संपन्न राज्य की मान्यता जितनी निर्जीव और निरर्थक हो गई है, उतनी और कोई राजनीतिक संकल्पना न हुई होगी। ठीक है, तो दोनों ने अपने अपने कोटेशन दिए थे। तो वह बहरहाल इसका जो आंसर होगा आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जे.एस. लास्की।
14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है? नहीं पूछा है। तो जिन बोधा, ठीक है, जिन बोधा जो है संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक नहीं था। ठीक है, बहुलवादी विचारक कौन कौन से थे? तो गिरियक, मैटलैंड, विलियम जेम्स, दुर्खिम, फॉलेट, लिंडसे, बार्कर, कोल, लास्की, ठीक है, मैकाइवर, ये सभी जो थे बहुलवादी सिद्धांत के प्रबल समर्थक माने जाते थे। ठीक है, और बोधा हो गए, बेंथम हो गया, हॉब्स, ऑस्टिन, रूसो, ये एकलवादी संप्रभुता के समर्थक थे। ठीक है, तो जो जिन बोधा था वो एकलवादी संप्रभुता का जो है समर्थक था। ठीक है, और बाकी ये सब जो थे ये बहुलवादी सिद्धांत के समर्थक थे। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों पॉइंट को याद रखिएगा। 15 नंबर प्रश्न है, यह किसने कहा है? नागरिक को काम करने का अधिकार है, उसे अस्तित्व के साधनों के अभिगमन से वंचित करने का आशय यह है, उसे उस चीज़ से वंचित करना जो उसके व्यक्तित्व के विकास को संभव बनाती है। तो ये लास्की का कथन है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा आपका। लास्की कहता है कि नागरिक को काम पाने का अधिकार है। नागरिक को इस अधिकार से वंचित रखने का अर्थ है उसे उन साधनों से वंचित रखना जो उसके व्यक्तित्व की पूर्णता के लिए आवश्यक है। ठीक है, और लास्की ये भी कहता है कि बेकार व्यक्ति के जीवन में कोई मतलब नहीं होता, अतः व्यक्ति के लिए रोजगार जुटाना राज्य का परम कर्तव्य माना जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही समझा जाता है? तो अधिकार एक ऐसा दावा है जिसको समाज मान्यता देता है और राज्य लागू करता है। ये बिल्कुल कोटेशन सही है। ठीक है, अधिकार ईश्वर की देन है, गलत है। समाज के बिना भी अधिकारों का अस्तित्व संभव है। अधिकार व्यक्ति की शक्ति का दूसरा नाम है। ठीक है, तो ये तीनों गलत है आपका। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अधिकार जो है एक ऐसा दावा है जिसको समाज मान्यता देता है और राज्य उसको जो है लागू करता है। अधिकार का सर्वप्रथम लक्षण ये है कि अधिकार का अस्तित्व समाज में ही संभव है। ठीक है, कहा जाए तो, और अधिकारों का प्रयोग व्यक्ति की स्वयं की उन्नति के साथ साथ जो है संपूर्ण समाज की उन्नति के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक राज्य को उसके द्वारा प्रदत्त अधिकारों को जाना जाता है, यह किसने कहा है? तो ये लास्की ने कहा है। ठीक है, लास्की कहता है कि हर राज्य की पहचान इस बात से होती है कि उसने किन अधिकारों को मान्यता दे रखी है। राज्य अधिकारों को जन्म नहीं देता बल्कि उन्हें मान्यता प्रदान करता है। लास्की अधिकारों को राज्य से ऊपर मानता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति को आवागमन की स्वतंत्रता नहीं प्राप्त है तो उसे निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता से वंचित किया जा रहा है? तो ये नागरिक स्वतंत्रता से उसको वंचित किया जा रहा है। ठीक है, नागरिक स्वतंत्रता का तात्पर्य है मनुष्य के उन अधिकारों से है जिसका उपयोग वह समाज द्वारा मर्यादित कानूनों में रह करके करने में स्वतंत्र है। और ऐसे अधिकारों में जो होता है दैहिक स्वतंत्रता, विश्वास तथा धर्म की स्वतंत्रता, भ्रमण की स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समानता, निजी वस्तुओं को रखने की स्वतंत्रता, ये सभी उसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ होता है मतदान का अधिकार, चुने जाने का अधिकार, प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार, समान योग्यता के आधार पर समान पद पाने का अधिकार, सरकार की आलोचना का अधिकार, ये सभी जो है अधिकार आते हैं जो तो राजनीतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और जिसमें राष्ट्रीय स्वतंत्रता का अर्थ होता है प्रत्येक देश की स्वतंत्रता। ठीक है, अब प्राकृतिक स्वतंत्रता की अवधारणा अब मान्य नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा है स्वतंत्रता एक समानता एक दूसरे के अनुपूरक हैं? स्वतंत्रता तथा समानता एक दूसरे के अनुपूरक हैं, तो ये कहा था मैकाइवर ने। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, बीसवां नंबर क्वेश्चन है, किसी ने कहा न्याय उस अवस्था का नाम है जिसके द्वारा व्यक्तिगत अधिकार की भी रक्षा होती है और समाज की मर्यादा भी बनी रहती है। तो ये रैफेल ने कहा था। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। रैफेल कहता है कि न्याय दो मुखी अवधारणा है,
यह कानूनी और नैतिक दोनों होता है। इसका संबंध समाज की व्यवस्था तथा समाज के अधिकारों से उतना ही होता है जितना व्यक्तिगत अधिकारों से होता है। यह परंपरागत तथा सुधारवादी दोनों विशेषताओं का पोषक होता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, एक देश में समाजवाद, यह नारा किससे संबंधित है? तो ये नारा स्टालिन से संबंधित है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 1924 में एक प्रकाशन आया था, प्रॉब्लम्स ऑफ लेनिनिज्म। ठीक है, प्रॉब्लम्स ऑफ लेनिनिज्म, और इसके अंतर्गत स्टालिन ने कहा था कि एक देश में समाजवाद की स्थापना संभव है, भले ही बाकी दुनिया में पूंजीवाद का प्रभुत्व रहे। वस्तुतः लेनिन के मृत्यु के बाद जो है स्टालिन और ट्राटस्की के बीच सत्ता के लिए जो संघर्ष चला, उसी में जो है ट्राटस्की को मात देने के लिए स्टालिन ने एक देश में समाजवाद का नारा बुलंद किया। ठीक है, हालांकि यह मार्क्सवाद के मूल सिद्धांत के अनुरूप नहीं था। ठीक है, तो एक देश में समाजवाद यह नारा दिया था स्टालिन ने। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, राज्य के मार्क्सवादी सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो राज्य बहुलवादी राज्य का स्पष्ट विकल्प प्रदान नहीं करता है, तो ये गलत है। राज्य वर्ग दमन का एक तंत्र है, बिल्कुल सही है। मार्क्स ने राज्य संबंधी व्यवस्थित सिद्धांत विकसित नहीं किया, तो ये भी सही है। राज्य श्रेष्ठ संरचना का हिस्सा नहीं है, ये गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे मार्क्सवादी सिद्धांत के अंतर्गत दूसरा तीसरा आपका इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। मार्क्स के अगर देखा जाए तो ऐतिहासिक भौतिकवाद की व्याख्या में अधिरचना के अंतर्गत समाज के कानूनी और राजनीतिक ढांचे तथा सामाजिक चेतना की विविध अभिव्यक्तियों में जैसे धर्म, नैतिक आदर्श, साहित्य, कला एवं संस्कृति को दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक उदारवाद से मेल नहीं खाता है? तो बुजुर्गवा राज्य जो है ये उदारवाद से मेल नहीं खाता है। ठीक है, सकारात्मक उदारवाद की विचारधारा में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को आगे बढ़ाया, और देखा जाए तो उदारवादी लोकतंत्र को प्रतिनिधि सरकार एवं सीमित सरकार के रूप में देखा जाता है। मार्क्सवादी विचारकों द्वारा जो है उदारवादी राज्य को बुजुर्गवा राज्य के रूप में प्रचारित किया जाता है। ठीक है, और उदारवाद पर मार्क्सवाद का यह आरोपण है, इसलिए इसे जो है उदारवाद की विशेषता के रूप में नहीं देखा जाता है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, किसने कहा साम्राज्यवाद पूंजीवाद की सबसे ऊंची अवस्था है? तो ये कहा था लेनिन ने। ठीक है, लेनिन की एक पुस्तक आई थी इम्पीरियलिज्म। ठीक है, द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, और इसके अंतर्गत उन्होंने निष्कर्ष निकाला था कि पूंजीवाद की विस्तारवादी नीति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्रों में समाजवाद का रूप धारण कर लेती है। और दूसरों शब्दों में अगर देखा जाए, राष्ट्रीय स्तर पर जो पूंजीपति वर्ग सर्वहारा वर्ग का शोषण करता है, परंतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वह पूंजीपति वर्ग साम्राज्य का जाल फैलाकर जो है अल्प विकसित राष्ट्रों के शोषण को तत्पर होता है। ठीक है, तो वही इसी चीज़ों को जो है वो साम्राज्यवाद पूंजीवाद की सबसे ऊंची अवस्था माना था, जिसने लेनिन ने। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के विचार प्रभावित हुए थे किससे? तो ये क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं, टॉलस्टॉय की कृतियों से। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। गांधी जी जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट, देखिए यहाँ पे गलत हो जा रहा है आंसर। महात्मा गांधी के विचार प्रभावित हुए थे तो थोरों की कृतियों से, टॉलस्टॉय की कृतियों से, रस्किन की कृतियों से, इन सभी कृतियों से। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा, सभी की कृतियों से ये प्रभावित हुए थे। ठीक है, गांधी जी जो जॉन रस्किन की पुस्तक थी अनटू द लास्ट को पढ़ा, और वे इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने सर्वोदय के नाम से गुजराती में अनुवाद किया, और अमेरिकन अराजकतावादी हेनरी डेविड थोरो, ठीक है, हेनरी डेविड थोरो की पुस्तक थी ऑन द ड्यूटी ऑफ सिविल डिसोबीडियंस, ठीक है, ने उन पर जो है पर्याप्त प्रभाव डाला था, और इससे उन्होंने जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन का सिद्धांत ग्रहण किया था। इससे जो है उन्होंने सर्वोदय समाज की स्थापना की थी, और इससे जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन का नींव रखा था। ठीक है, और रूसी लेखक जो था ये टॉलस्टॉय, इनकी रचना थी जो है गॉस्पेल ऑफ ब्रीफ, क्या करें, व्हाट टू डू, तथा स्वर्ग तुम्हारे भीतर है,
ठीक है। इन सभी कृतियों से गांधी जी ने अहिंसा संबंधी संदेहों का निराकरण किया था। तो ये तीनों जो है, तीनों की कृतियों से बहुत प्रभावित हुए थे गांधी जी ने, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तीनों को आप लोग याद रखिएगा। थोरों की कृतियों से इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन की नींव रखी थी, और रस्किन की कृतियों से सर्वोदय समाज की स्थापना के लिए जो किया था, और टॉलस्टॉय की कृतियों से इन्होंने जो है अहिंसा के बारे में विचार व्यक्त किया था, ठीक है। तो इन सभी कृतियों से होगा, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसी फासिस्ट महिमा मंडित करते हैं। फासिस्ट महिमा मंडित करते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, हिंसा, युद्ध, नेता, जनता इसमें सम्मिलित नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 1, 2, 3 आपका, ठीक है। मुसोलिनी कहता है कि प्रजातंत्री शासन की व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है कि वह समय समय पर लोगों को जनता की संप्रभुता का झूठ मूठ जो है आवाज़ देती रहती है, जबकि वास्तविक तथा प्रभावशाली संप्रभुता अदृश्य, गुप्त तथा अनुत्तरदायी हाथों में रहती है, ठीक है। और फांसीवाद का विचार था कि जनसाधारण अज्ञान, अंधविश्वासी तथा भावुक होता है और उसके द्वारा जो है राष्ट्र का नेतृत्व किया जा सकता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने की एक विधि है। तो संचित मत प्रणाली, ए ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। एकत्रीभूत या संचयी मत प्रणाली से अल्पसंख्यकों के कम से कम 1 या 2 प्रतिनिधि हर निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हो जाते हैं। इसके अनुसार जो है प्रत्येक मतदाता को उतने मत देने का अधिकार होता है जितने सदस्य किसी निर्वाचन क्षेत्र से चुने जाते हैं, और इसके अतिरिक्त उसे यह भी अधिकार होता है कि ये मत वह सभी उम्मीदवारों को बांट कर दें अथवा किसी एक उम्मीदवार को ही सब मत दे दें, ठीक है। और इस तरह से देखा जाए तो प्रतिनिधित्व व्यापकतम होता है तथा उन अल्पसंख्यक दलों को भी प्रतिनिधित्व मिल जाता है जिन्हें साधारण रीति से जो है प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त होता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली इस रूप में भी जानी जाती है। तो हेयर पद्धति के नाम से भी उसको जाना जाता है, ठीक है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली को सबसे पहले जो है कार्ल एंडरे ने निकाला था, परंतु इसे जो है इंग्लैंड के थॉमस हेयर ने 1859 में जो है परिष्कृत कर दिया, अतः इसे हेयर व्यवस्था के नाम से भी जाना जाने लगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोकमत का एक अभिकरण नहीं है। तो ये न्यायपालिका, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। जनमत कभी स्थिर नहीं होता है, वह बराबर बदलता रहता है। यह केवल मत पेटी में ही समय समय पर प्रकट नहीं होता। समाचार पत्र, व्यक्ति शिक्षण संस्थाएं, निजी संस्थाएं, राजनीतिक दल लगातार जो है जनमत से संबंध होती है, लेकिन ये न्यायपालिका जो है उससे संबंध नहीं रखता है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा है। 30 नंबर क्वेश्चन है, चुनाव प्रक्रिया और दल व्यवस्था के बीच संबंध स्थापित करने वाली अवधारणा कहलाती है। तो डुवर्जर की अवधारणा कहलाती है, ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डुवर्जर की एक पुस्तक थी पॉलिटिकल पार्टीज, और इसमें इन्होंने दल पद्धतियों और निर्वाचन प्रणाली में घनिष्ठ संबंध माना है, ठीक है। और उसके अनुसार ये माना गया है कि सामान्य बहुमत प्रणाली में द्विदलीयता का सिद्धांत उभर कर आता है और आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली हमेशा बहुदलीय पद्धति की सहगामी होती है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस विचारक ने सहभागी लोकतंत्र का समर्थन किया था। तो ये सीबी मैकफर्सन ने, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। सीबी मैकफर्सन ने अपनी एक पुस्तक थी उनकी, डेमोक्रेटिक थ्योरी एसेज इन रिट्रीवल, और इसके अंतर्गत जो है सहभागी लोकतंत्र का समर्थन किया था। सहभागिता मूलक लोकतंत्र मूलतः लोकतंत्रीय प्रक्रिया में जो है साधारण नागरिकों की सहभागिता पर जो है बल देता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, रहे महत्वपूर्ण प्रश्न, कैसा लगा वीडियो कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद, और तैयारी जोर शोर पर रखे रहिए। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में।